बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हमारा शो। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक कहानी, इंग्लिश मीडियम डॉली बेगम। ये कहानी क्या है इसके बारे में आपको बताएंगी बुशरा, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उमैर खान यूएसए स्टूडियो। जी उमैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बड़े ही ज़बरदस्त होंगे। और अंग्रेज़ी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम तो मूवी भी थी। उस कहानी के बारे में क्या कुछ सुनने वाले हैं और उसके इर्द गिर्द जो गुफ्तगू हम करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका उनके बारे में देखते हैं कौन है वो, क्या करते हैं। और उसके लिए हम अब जा रहे हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उमैर। और कनाडा और अमेरिका के बाद फौरी तौर पर आपको हम कहेंगे खुश आमदीद अपने देसी माहौल में। जी, हम बात करेंगे आज कुछ उर्दू मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम की, जैसे उस्मान ने और उमैर ने भी आपको बताया है। लेकिन इन पर बात करने के लिए, कहानी तो ज़ाहिर है कि मैं ही लेकर आई हूँ और मैं ही सुनाऊँगी, लेकिन इन पर बात करने के लिए आज हमने एक बहुत ही हमजहत शख्सियत को मदऊ किया है। और ये शख्सियत है, सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन लिखने पढ़ने से भी बहुत शगफ़ रखते हैं, अदब से बहुत गहरा लगाव रखते हैं, और इनका नाम है जावेद नूर। जी, और जावेद नूर को हमने इसलिए भी मदऊ किया है कि जावेद नूर की जो परवरिश है वो बलूचिस्तान में हुई है, और वो वहाँ की मुकामी ज़ुबानों पर भी अबूर रखते हैं, उर्दू बहुत आला बोलते हैं, ज़बरदस्त अदबी ज़ौक़ रखते हैं। और उसके साथ-साथ आजकल चूँकि इस्लामाबाद में मुक़ीम है, तो यहाँ पर इनका अंग्रेज़ी मीडियम के साथ भी वास्ता पड़ता रहता है। और इन्हीं तजुर्बात के हवाले से हम पूछेंगे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन क्या ख़्याल है, पहले कहानी सुना दूँ? आज की कहानी जो है, डॉली बेगम इंग्लिश मीडियम, ये इसका उन्वान है। और कहानी जो है ना, ये असल में सुनाई थी मुझे मेरी नानी ने, जिनको हम बड़ी अम्मी कहा करते थे। और ये कुछ कहानी का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले का है और कुछ पाकिस्तान बनने के बाद का है। तो कहानी का जो हमारा मेन किरदार है वो है गुलशन आरा बेगम। अब गुलशन आरा बेगम जो है वो असल में उस वक्त पैदा हुई जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, यानी अंग्रेज़ी राज था। गुलशन आरा बेगम के चूँकि रिवायत पसंद घराना था, और इनके आबाओ अजदाद जो हैं वो दर्रा खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में आए थे, इसलिए रंग रूप में वो भी काफ़ी ज़्यादा गोरी मेम लगा करती थीं, यानी गोरी थीं, करंजी आँखें थीं, भूरे बाल थे। अगर कोई उन्हें किसी मेम का लिबास पहना देता और वो खामोश रहती, तो बिल्कुल कोई नहीं बता सकता था कि वो अंग्रेज़ नहीं है। लेकिन वो तो सिर्फ़ अपनी माँ बोली ही बोलती थीं। अच्छा, इनकी अम्मा ने इन्हें खूब अच्छे से सलीका शौहार बनाया, घर के काम-काज में ताक कर दिया, सीना पिरोना सिखाया, खाना पकाना सिखाया, बल्कि खाना तो वो ऐसा पकाती कि खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाते। फिर जब पाकिस्तान बना तो उसके कुछ ही अरसे के बाद उनकी शादी हो गई एक आलिम फाजिल मास्टर साहब से, जो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, लिखा भी करते थे, और खूब अच्छे लिखे पढ़े लोगों की सोहबत में उठते बैठते भी थे। तो शादी के बाद पहली गर्मी में मास्टर साहब अपनी प्यारी बेगम को अपने एक नवाब दोस्त के यहाँ कश्मीर ले गए। और नवाब साहब की भी उन्हीं दिनों में शादी हुई थी, और एक ऐसी लड़की से हुई थी जो उस ज़माने में कॉलेज की पढ़ी लिखी थी, और जहाँ वो जदीद तालीम से आरास्ता थी, वहीं उसको अंग्रेज़ी भी खूब आती थी। अब गुलशन आरा चूँकि खूबसूरत भी थी, नौजवान भी थी, और उन्हें दुल्हन बेगम बहुत प्यारी भी लगी, तो उनका दिल चाहा कि वो उनके साथ दोस्ती कर लें। लेकिन दुल्हन बेगम, जिनका नाम डॉली था, वो उनको लगा कि गुलशन आरा बेगम तो कुछ गंवार सी हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा ठट्ठा लगा लिया जाए। तो अंग्रेज़ी में कहने लगी, माय डियर, क्या ये टी पॉट पास करेंगी? अब गुलशन आरा बेगम की भला जाने टी पॉट क्या चीज़ होती है, उन्हें कुछ समझ तो नहीं आया। वो हैरान आंखों से बस देखती रह गईं। और डॉली मेम साहब ने तमस्खुर से हंसते हुए इशारा किया, कहा चायदानी पकड़ा दें। गुलशन आरा बेगम दिल महसूस कर रह गईं, कुछ कह नहीं पाईं। घर आकर कई रोज तक इस नाखुशगवार वाक़े की वजह से अफसरदा रहीं। बिलाखिर मास्टर साहब को अपनी प्यारी बेगम के इस रंज की वजह मालूम हुई, तो उन्होंने सोचा कि चलिए इसका कुछ हल निकालते हैं। और उन्होंने अपनी बेगम से कहा, क्या आपको मालूम है कि आपकी हाथ की चाय में जो बात है वो अंग्रेजी मीडियम की अंग्रेजी में नहीं है। आप यूं कीजिए कि अच्छे से चाय नाश्ते का इंतजाम करें, मैं नवाब साहब को दावत पे बुलाता हूँ। गुलशन आरा बेगम दिल ही दिल में और खफा हो गई। लो भला, मैं इनकी बीवी से पहले नाखुश हूँ, और मास्टर साहब हैं कि इन अंग्रेजी मीडियम को घर बुला रहे हैं। बहरहाल फिर भी उन्होंने चाय की मेज सजाने के लिए खूब मेहनत की। कबाब का कीमा सिलबट्टे पर पीसा, टिक्कियां बनाई, छोले भटूरे बनाए, पकौड़ियां तली,
ताज़ा खस्ता कचौरियां बनाई और बेहतरीन चाय दम दी। सैटिन स्टिच और डंडी टांके वाले ट्रे कवर बिछाए, हाथ पोंछने का तौलिया, गांव तकिए, सब पर दस्तकारी के शाहकार नजर आ रहे थे। नवाब साहब और डोली बेगम ने बैठक में जैसे ही कदम रखे, नवाब साहब ने बरजस्ता कहा, माशाअल्लाह, क्या सलीकामंद बेगम है मास्टर साहब आपकी। गांव तकिए से कमर टिकाते हुए वो दोबारा अपनी बेगम से मुखातिब हुए, आप भी घर में ऐसे ही फर्श बिछाए ना, देखिए कितनी नफासत है इन नमदों में। लगता है घर में मास्टर साहब की बेगम ने खुद कढ़ाई किए हैं। गुलशन आरा बेगम ने चिलमन के पीछे ये तारीफें सुनी तो इनका सेरो खून बढ़ गया। डोली बेगम भी चिलमन के पीछे चली आई, लेकिन कुछ इतराई इतराई सी। इनकी अंग्रेजी की रग फिर फड़की तो कहने लगी, गुलशन आरा, आप भी कुछ अंग्रेजी सीख लें, सोसाइटी में मूव करने में आसानी हो जाएगी। गुलशन आरा अब मास्टर साहब की चालाकी जान गई थी कि चाय की दावत क्यों दी गई है, और रख रखाव से भी वाकिफ थी। बड़े स्वभाव से कहने लगी, डॉली प्यारी, आप चाय नोशे जां कीजिए, इन खस्ता कचौरियों को चखें और मुझे साथ में इन सब चीज़ों के अंग्रेजी नाम भी सिखाती जाए, बताती जाए, मैं भी सीख लूंगी। जैसे ये मूंग दाल का हलवा है ना, इस पे मैंने खोए का भगाड़ डाला है और इसके ऊपर पिस्ते की हवाइयां हैं, और पकौड़ियों को तो चखिए अनारदाने की चटनी में लपेट कर। चिलमन की दूसरी जानिब नवाब साहब मास्टर साहब की किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि इन्हें कितनी सलीका शौहार, सुघड़ और समझदार बीवी नसीब हुई है, जिसके हाथ के बने खानों में जायका ऐसा है कि बार बार खाने को दिल करे। कहने लगे, भाभी बेगम से दरख्वास्त है, डोली बीबी को भी खाना बनाना सिखा दें। आखिर अंग्रेजी से पेट नहीं भरता, खाना तो देसी हो या वलायती, उसको तरीके से सलीके से परोसना होता है और उसमें जायका मोहब्बत की चाशनी का ही आता है। अब इसमें मुझे एक याद आ गया, दो चीज़ें एक्चुअली याद आई कि एक खालू मेरे अभी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हम छोटे थे तो वो हमें एक छोटी सी नज़म सुनाया करते थे, और वो ये थी, इट्टी बिट्टी शीट फ्लैट, रश के मंडी आलू रैट, पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक्फे खो आसमान स्काई। और जब हमने उनसे पूछा, तो जब हम छोटे थे तो तब तो हमें समझ नहीं आती थी, तो जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने फिर हमें बताया कि बेटा, मेरे ऑफिस में एक बच्चा काम करता था, तो उसको अंग्रेज़ी सीखने का बड़ा शौक़ था, और उसने जो उसे थोड़ी पंजाबी आती थी, उर्दू आती थी और अंग्रेज़ी आती थी, तो तीनों लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उसने ये कुछ जुगाड़ निकाला और ही पुट दिस टुगेदर। और इस ज़बानों के हवाले से अगर आप देखें तो ज़बानें जो हैं वो अपने साथ रिवायात लेके आती हैं, ज़बान अपने साथ शायरी लेके आती है, अदब लेके आती है, और जहाँ हम ज़बानों को अगर खो देते हैं, यानी आप देखें जितनी भी ज़बानें हैं, चाहे वो किसी इलाके की ज़बान हो, किसी भी शहर की ज़बान हो, किसी बर-ए-आज़म बहुत दूर दराज भी बोली जाती हो, तो हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि ज़बानें ज़िंदा रहें, क्योंकि ज़बानें जब ज़िंदा रहती हैं तो अपने साथ कल्चर लेके आती हैं, और उसमें शायरी होती है, अदब होता है, तारीख़ होती है, उसकी तहज़ीब होती है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। और इस हवाले से आप देखें कि तमाम ज़बानें जो हैं वो ज़रख़ेज़ होती हैं, और जिस तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, अगर आप वहाँ की कभी आप शायरी पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा तनव्वुर जो है वहाँ की शायरी में मिलेगा, और शायर जो है वहाँ के बड़ी मुख्तलिफ ज़मीन पर शायरी करते हैं, वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट है और बड़ा यूनिक है। आज दुनिया में उस चीज़ की ज़्यादा मांग है जो बड़ा मुनफरिद होता है, यूनिक होता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको खासतौर पर बलूचिस्तान में जो है वो आपको मिलेंगी। वही ना, मतलब इसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो बड़े इंफरादियत रखते हैं, और ऐसा अदब है, ऐसा कल्चर है जो आपको जो है मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और ज़बानों पे हमें फ़ख्र करना चाहिए, ज़बानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, और हमें सारी ज़बानें फ़ख्र के साथ जो है बोलनी चाहिए। और ख़ास तौर पे पिछले दिनों जो है वो ज़बान के हवाले से बात हुई, और अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से भी जो है वो बात हो रही थी, और एक चीज़ सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि वायरल भी हुई। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको मसाइल का सामना रहा, तो उन्हें इस बात का एहसास था कि जो एक आम तासुर है कि अगर आपको अंग्रेज़ी ना आती हो तो आप शायद अहल नहीं है किसी चीज़ के, और आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप कितने अरसे से जो है बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 बरस से वो इस कैफ़े से जो है मुंसलिक हैं, 50 लोग उनके मातहत काम कर रहे हैं,
میں نے کہا آپ کو کبھی مشکل پیش آئی کہ آپ؟ انہوں نے کہا میں گزارا کر لیتا ہوں، لینگویج سمجھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ مقامی زبانیں ساری جو ہے ظاہر ہے کہ پٹواری وہ بولتے تھے، اور اس کے علاوہ اردو ہے، پنجابی ہے، ساری اپنی زبانیں ہیں وہ بول لیتے سمجھ لیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں 10 برس سے یہاں پر ہوں اور کوئی بھی بزنس مین یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی شخص جو ہے اس کے لیے منفیت بخش نہ ہو اور وہ اسے ملازم رکھے اور مینیجر کے پوسٹ پہ. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام چلا پا رہا ہوں ایسے طریقے سے، اور ریسٹورینٹ جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، تبھی 10 برس سے میں اپنی اس عہدے پر جو ہے برقرار ہوں. اور زبان نہ آنا، ایک کوئی لینگویج نہ آنا میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا. لیکن تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ کلونیل ذہن جو ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی زبان کو کمتر سمجھیں یا کسی کو برتر سمجھیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بہرحال اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. اور ہم آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر اگر اس طرح کا ایک اکا دکا واقعہ جو ہے سامنے آتا ہے تو اس پہ رد عمل کتنا سامنے آتا ہے. تو یہ شعور کی بات ہے کہ لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس بات کا لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ تمام زبانوں کا احترام کیا جائے، چاہے وہ ہمارے ملک کی ہوں، ہمارے شہر کی، علاقے کی، یا دنیا کے کسی بھی خطے کی ہوں، تو اس کا جو ہے وہ احترام ضروری ہے. اور خاص طور پہ اردو زبان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ باتیں بھی ہمیشہ رہتی ہیں کہ مادری زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے. ماہر لسانیات یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو ملک آج ہمارے سامنے ہیں، ترقی یافتہ ملک جنہیں کہا جاتا ہے، آپ روس کا نام لے لیجئے، جرمنی ہے، اس کے ساتھ چین ہے، جاپان ہے، ترکی کا نام اسلامی ملکوں میں آپ لے لیجئے. تمام ممالک انہوں نے اپنی زبان میں جو ہے وہ ترقی کی، اور اردو زبان تو بڑی رچ ہے. انگریزی زبان آپ دیکھیں تو آپ کو شیکسپیئر ملے گا، وہ آپ 200-300 سال کی بات کرتے ہیں، کہیں 400 سال کی بات کرتے ہیں. اردو زبان جو ہے اس میں امیر خسرو کا ذکر کیجئے، 1000 برس کی تاریخ ہے، ادب ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں، اور بہت جو ہے یونیک جو ہے وہ شاعری ہے، اور اس وقت کی روایات ساری جو ہے اس میں سموئی ہوئی ہے. افسانہ ہے، ادب ہے، انشائیہ ہے، مضمون ہے، سفر نگاری ہے، تو تمام چیزیں جو ہیں اس سے اس میں موجود ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دفتری زبان کے حوالے سے کہ ہمیں بہت سارے جو عام لوگ ہیں جو شاید اردو بھی نہیں جانتے، علاقائی زبانیں جانتے ہیں، یا پھر یہ کہ بہت بڑی تعداد ایسی جو انگریزی نہیں جانتی. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جب وہ مختلف دفاتر میں جاتے ہیں اور دفتری زبان میں جب انہیں انگریزی کا سامنا ہو تو مشکل ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک پی این جو ہے کسی بات پہ سرزنش ہوئی اور وہ شاید چھٹی کر گئے یا بر وقت نہیں پہنچے، تو ان کو ایک لیٹر تھمایا گیا انگریزی میں کہ جی اس کا جواب دیں، کہ آپ سے جواب طلبی کی گئی ہے. تو وہ لیٹر لے کے آ رہے ہیں کہ مجھ سے جواب کیا مانگا گیا. اب جو جواب تھا انہوں نے پہلے سمجھا، اور پھر وہ جواب کسی کو منت کی، کسی کو کسی انگریزی میں مجھے لکھ کے دیں. تو اگر اور پھر یہ بھی دیکھا میں نے عدالتوں میں کہ کوئی داد رسی کے لیے کوئی شخص آیا تو وہ وکیل سے پہلے وکیل جو ہے وہ سمجھا رہا ہے معزز جج کو یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر جواب میں جج صاحب نے جو کہا کہ وہ اس جو ہے مظلوم شخص کو سمجھا رہے ہیں کہ جی یہ آپ سے جو ہے جج صاحب دریافت کر رہے ہیں، اور پھر وہ جج صاحب کو بتا رہے ہیں. اور پھر یہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر کوئی داد رسی کے لیے کم سے کم آیا ہو تو یہ نہ ہو. اور پھر یہ کہ جو فیصلہ عدالت نے دیا تو وہ پھر وکیل صاحب کو پیسے دے گا، اور پیسے دے کے وہ مسئلے کو سمجھے گا کہ میرے حق میں فیصلہ آیا یا مخالفت میں، تو کیا فیصلہ آیا، اور پھر جواب دوبارہ انگریزی میں لکھوانے کے لیے اسے، ورنہ وہ اپنی زبان میں اس چیز کو لکھ لے یا کسی بھی شخص سے وہ جواب جو لکھوا سکتا ہے. تو جہاں یہ بیریئرز آ جاتے ہیں تو یہ لوگوں کو زبان کے بیریئر دور کرتے ہیں. یہ زبانیں تو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو جوڑنے کے لیے. بالکل ایسا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جاوید بھائی نے بہت ہی ماشاءاللہ ایک مکمل طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں زبان کی اہمیت کے حوالے سے بتایا. اور اگر میں اس ساری چیز کو سم اپ کرنا چاہوں تو یہی ہے کہ زبانیں وہی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو تک ہمیں رسائی دیتی ہیں، اپنا مطمع نظر بیان کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں عمیر آپ سے، اور آپ سے بھی عثمان، شاید کیونکہ آپ لوگ نیٹو تھے، یہاں سے دیسی لوگ تھے، جب آپ باہر گئے تو کیا آپ کی انگریزی کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا؟ نہیں، تھوڑا سا مجھے اتفاق یہ ہوا تھا کہ میں ہائی اسکول میں یہاں پر 1 سال میں نے گزارا، تو 1.5 سال میں نے گزارا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ جہاں پر میں نے جو اپنی زبان اور ایکسنٹ جو ہے وہ گراسپ کر لیا. مگر میں نے دیکھا ہے کہ ہاں اڑایا جاتا ہے، مگر وہ ریجنز ہوتے ہیں، یہاں پر US میں بھی ریجنز ہیں کہ جہاں پر لوگ ہیں اس طرح کے کہ جو مذاق اڑاتے ہیں.
जिस तरह पाकिस्तान में है जो मजाक उड़ाते हैं लोग, और ऐसे लोग भी हैं कि जिनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि यार आप अंग्रेज़ी से ही बोलते हो कि नहीं बोलते, एक्सेंट में बोलते हो कि नहीं बोलते, अगर आप अपना काम सिखा रहे हो तो हमें उससे आपकी अंग्रेज़ी से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों सिचुएशंस हैं कम से कम मेरे हिसाब से, तो जो मैंने देखी है। जी, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा कि कुछ इलाके हैं जो कि जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप कहना चाहें, कि नज़र आती है, कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन या बोलने का तरीका कैनेडियंस की तरह का नहीं है, वहाँ पे उनको थोड़ा सा डिफरेंटली देखा जाता है। अगर आप पर्सनली मेरी बात करें तो यस, शुरू में मुझे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि हम लोग जहाँ से पढ़ के आते हैं वो हमारा ब्रिटिश सारा स्कूलिंग है, और प्रोनाउंसिएशन जो है वो सारी ब्रिटिश है। यहाँ पे अमेरिकन है, तो कुछ अल्फाज जो है वो डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, और ये सीखने का तो अमल हमेशा जारी रहता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और कोई मसला नहीं है इस किस्म का। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इधर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मैं पहले आया तो कोई भी पाकिस्तानी मुझे नज़र आता था तो मैं उससे बिला झिझक उर्दू में बातचीत शुरू कर देता था। अब कुछ मेरे साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए कि कोई भाई साहब मुझे नज़र आए पाकिस्तानी, उनके नाम से पता लगता है पाकिस्तानी है, मैंने उर्दू में बात शुरू की, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया आगे से। 2-3 मरतबा मेरे साथ इस तरह हुआ। तो उसके बाद से अब जब तक कि अगला बंदा मेरे से उर्दू में बात नहीं करता, मैं अंग्रेज़ी में ही बात करता हूँ। और फिर अब इतने लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं डू यू नो उर्दू, डू यू नो उर्दू? फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई जब मैं इधर पहले आया था, पहले 2 साल मैं हर एक से मैं उर्दू से बातचीत शुरू कर देता था, और मुझे इस तरह के भिगो के थप्पड़ मारे गए थे बगैर कुछ बोले कि मैंने उर्दू छोड़ ही दी। मैं अब अंग्रेज़ी में बात करता हूँ जब तक कि अगला बंदा मुझसे उर्दू में ना बात करे। तो इस तरह के भी हमारे देसी लोग हैं मौजूद, और इसीलिए हमने हमारा शो शुरू किया है जो कि बिल्कुल उर्दू में है। और उर्दू जो है मेरी मादरी ज़ुबान हिंद को है, और जैसे जावेद भाई ज़ाहिर है के 7 माशाल्लाह ज़ुबानें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बोली जाती हैं, तो उनको भी ज़ाहिर है कुछ ज़ुबानें और भी आती हैं। हमें कई ज़ुबानें शायद आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कम्युनिकेट करने के अलावा सीखने का अमल ज़ुबान सीखने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और आपकी वोकैबुलरी रिच होती है, आपको ज़्यादा अल्फाज आते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ज़ुबान सीखने में कोई बुराई नहीं है, ज़ुबान बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़ुबान की बुनियाद पर किसी को बुली करना जो है ना, ये तो बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कहते हैं ना, हम सुनते आ रहे हैं कि जैसा देश वैसा भेस। तो अब इतने साल जब हम यहाँ पर रह चुके हैं कनाडा में, तो जब मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ तो जाहिर है यहाँ से तो आप पैंट शर्ट पहन के या ट्रैक सूट्स में जाते हैं। पाकिस्तान पहुँचते ही अगले दिन भाई शलवार कमीज में होता है, और उस वक्त तक मैं इंग्लिश नहीं बोलता जब तक कि, जैसे मैंने कहा, अगला बंदा जो है मुझसे अंग्रेजी जुबान में बातचीत शुरू नहीं करता। तो फोकस यही होता है कि भाई पाकिस्तान में हो तो उर्दू बोलो, ताकि अगले को भी आसानी हो और आपको भी जरा लगे कि आप पाकिस्तान आए हुए। जी, और ये जनाब आज की कहानी थी और आज का शो था। और जावेद भाई, कुछ इसके ऊपर आपको एक साथ तबसरा और करना चाहेंगे, कोई बात ऐसा करना चाहेंगे? जाने से पहले मैं चाह रही थी कि आप कुछ और हमें एक आधी मजेदार उर्दू के हवाले से कोई शेर सुना दीजिए। एक शायर हैं अता शाह, जो कौमी सतह के शायर थे। उनका एक शेर है कि कोहसारों की अता रस्म नहीं खामोशी, कोहसारों की अता रस्म नहीं खामोशी, रात सो जाए तो बहता हुआ चश्मा बोले। तो आपको जिस तरह बात कर रहा था कि कल्चर और सब चीज़ें, और इसके अलावा ये भी मैं साथ कहूँगा कि मौका मिले हमें तो मुख्तलिफ इलाकों के जहाँ हम मनाजिर देखते हैं, वहाँ के जायके चखते हैं, तो हम वहाँ के लहजे भी देखें, वहाँ की ज़बानें जो हैं वो भी बैठ के सुने, तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। साथ ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी, आप नोट कीजिए कि जो हमारी ज़बानों के अल्फाज हैं जो अपने बुजुर्गों से हमने सुने, वो मतरूक होते जा रहे हैं, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो जहाँ पर हमें मौका मिले तो जो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं और जो इंसानियत का विरसा है, उन लफ्ज़ों का जो दोबारा से हम इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करें, ताकि वो अल्फाज जिंदा रहें। अल्फाज भी इंसानों की तरह होते हैं, उनके भी लहजे होते हैं। कुछ अल्फाज आपको मुश्तइल कर देते हैं, कुछ अल्फाज आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देते हैं, कुछ जो है वो आपको गुदगुदा देते हैं अल्फाज। तो अल्फाज की भी अपनी शख्सियत है। इसी तरह अल्फाज इस्तेमाल न करें, लफ्ज़ आप इस्तेमाल न करें तो लफ्ज़ जो है वो भी नाराज़ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। कहानी आपने सुनी, हमने कोशिश की, मैं आपसे कोशिश करती होती हूँ कि ऐसे अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करूँ जो आप थोड़े
उस तरह से कॉमनली इस्तेमाल नहीं होते। तो कहानी में जैसे नमदे का जिक्र था, ये गाँव तकिए का जिक्र था, ये मैं चिलमन था, तो ये मैं खास तौर पर चुनकर लाती हूँ कि ये वो लफ्ज़ हैं जो सुनने में बहुत मुझे खूबसूरत लगते हैं और मुझे यकीन है कि मेरे सामीन को भी अच्छे लगेंगे। और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान जो है ना बड़ी रोमानवी ज़ुबान है, और मुझे लगता है कि उर्दू अफ़सानवी ज़ुबान है। उर्दू में आप कहानियाँ बहुत अच्छी कह सकते हैं। ज़बानें वो ज़िंदा रहती हैं जो वक्त के साथ नए लफ्ज़ों का जो है उसको वेलकम करती हैं, अपने अंदर जो है उसका इंज़िमाम करती हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है उर्दू ज़बान में ये सलाहियत है और इसी वजह से उर्दू जो है वो राब्ते की ज़बान है और उर्दू जो है वो दुनिया भर में आप देखें बोली जाती है और उर्दू का शुमार दुनिया की बड़ी ज़ुबानों में होता है। और इसमें आप देखें कि फ़िल्में भी हैं और जो ज़बानें टेक्नोलॉजी के साथ चलती हैं वो ज़िंदा रहती हैं, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो शख्स चलता है वो ज़िंदा रहता है। तो आप देख लीजिए कि उर्दू ज़बान जो है कंप्यूटर की ज़बान भी है आज, उसे हम टाइप भी कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तमाम चीज़ों में तो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक है। और सिर्फ उर्दू की हम क्यों बात करें, हमारे जितनी भी ज़बानें हैं, हमारे मुल्क की और सारी दुनिया की ज़बानें, ये तमाम जो है ये इंसानियत के विरसा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको काम करना चाहिए और ये भी करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हम ज़ुबानें सीख सकें वो ज़बानें सीखें। और कोई शख्स अगर हमारी ज़बान बोल रहा है जो अहले ज़बान नहीं है, उस ज़बान को नहीं जानता, वो अगर बाज़ होता है कि वो ज़ाहिर है कि नया आदमी बोलेगा, जैसे शख्स जो है वो एक बच्चा चलने लगता है तो लड़खड़ाता है, कोई नया शख्स जब ज़बान बोलता है तो उसमें गलतियाँ करता है, तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए कि वो बोलता रहे ताकि वो ज़ुबान जो है सीखे और लोग जो है करीब आए। आप देखिए कि जो हमारी ज़ुबान में बोलता है हम उससे ज़्यादा करीब रहते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ज़बानें लोगों को करीब आती हैं। और अगर लहजा किसी का आगे पीछे हो जाए, अल्फाज जो है वो कहीं मुनासिब जगह पे सही लफ्ज़ का इंतखाब ना हो, तब भी उसकी और दूसरों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। वाइंड अप मैं इस तरह करूँगा कि और किसी को मालूम हो ना हो, ये एक मेरा सोचने का तरीका, कि और किसी को मालूम हो ना हो कि हम क्या हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या नहीं बोल सकते। जिस शख्स को आप शीशे में देखते हैं रोज़, उस शख्स को आपकी हकीकत मालूम है, उस पे फ़ख्र करना सीखिए। That's it. जी, और जाने से पहले बस यही कहूँगी कि ज़ुबानों को अपना लीजिए। जहाँ है वहाँ की ज़ुबान तो ज़ाहिर है आपने सीखनी ही है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आपके बच्चे अगर आपकी मादरी ज़ुबान में ख्वाब नहीं देख रहे और उनको वो ज़ुबान नहीं आती है, तो आप अपने जड़ों से कहीं थोड़े से दूर हो रहे हैं और उसमें थोड़े मसाइल आने वाले वक़्त में हो सकता है कि फ़ेस करना पड़े, क्योंकि ज़ुबानों के साथ उनकी अक़दार वाबस्ता होती हैं। वैल्यू सिस्टम पूरा जो है वो उस पर बेस करता है। तो अपना ख़्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, आप सब लोगों का जो हमें देखते हैं, जो हमें सराहते हैं और हमें हौसला देते हैं कि हम अगले हफ्ते फिर कुछ नई कहानी लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था हमारा आज का शो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद नूर साहब का कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतना नॉलेज जो है वो पहुंचाया अपने विजडम के जरिए। उमर खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम यूएसए। बुशरा इकबाल हुसैन, थैंक यू वेरी मच। सारी की सारी कहानियाँ जैसे कि आपको मालूम है कलमबंद करती हैं बुशरा इकबाल हुसैन। उमर ने तस्करा किया कि ये प्रोग्राम आप देख पाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर और साथ ही साथ हर हफ्ते 5 बजे शाम के Z9 टेलीविजन पर। देखना मत भूलेगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।